हे एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज जहाँ पर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 1 को समराइज कर रहे हैं एंड टुडेज चैप्टर इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कम से कम टाइम में पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में डाटा काफ़ी सारा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करनी है। वट यू नीड टू डू इज़ कि देखो मेजरली यहाँ पर एग्रीकल्चर का पोर्शन है ना, तो आप क्या करें, जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दे रखी हैं उन सभी को मेंशन करो एंड उसके आगे जो है आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम इन शॉर्ट सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है ना, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। सो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एंड उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक एक्टिविटी होती है प्राइमरी एक्टिविटी, है ना। इसके अलावा सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे काम होते हैं जो कि डायरेक्टली हमको एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एज दीज रिफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी, सो हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ध्यान रखिए जो लोग प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन लोगों को बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। ओके, पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। इसके बाद में हमको सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी बता रखी है, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना एंड गैदरिंग मीन्स चीज़ों को कलेक्ट करना। सो ये दोनों एक्टिविटीज आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। हमारी जानकारी में जो सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो यही है। ठीक है, सो हंटिंग इज वेरी बेसिक, आपको पता है शिकार करना जानवरों का एंड फिर उनको खाना, तो ये हंटिंग हो गई। ठीक, गैदरिंग की बात करें तो क्या चीज़ें कलेक्ट करी जाती हैं, किन चीज़ों की गैदरिंग करी जाती है। सो गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स such as leaves, barks of trees, medicinal plants and after simple processing sell the products in the market। ठीक है ना, हमको कुछ रीजन्स भी दे रखे, देखो यहाँ पर आपको रीजन्स लर्न करने ही पड़ेंगे, बहुत सारे दे रखे हैं, हर एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड भी दे रखे हैं। ठीक है, गैदरिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है ये भी स्पेसिफिकली मैंशनड है, तो यहाँ पर देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू हैव टू लर्न, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चैप्टर हो गया। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है, इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा डाटा है, तो उसको कंज्यूम कर लो, बाकी जो सब इजी से चैप्टर्स हैं, है ना। सो गैदरिंग की बात करें, इसको प्रैक्टिस किया जाता है हाई एल्टीट्यूड जोन्स में, विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चाइल्ड। ठीक है, सिमिलरली लो लैटिट्यूड जोन्स में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, सच एज द अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देन नेक्स्ट आता है पैस्चुरलिज्म। तो देखो पैस्चुरलिज्म का सिंपल मतलब ये है कि जो जानवरों को पालना होता है, एनिमल हस्बेंड्री सुना है ना, वही है पैस्चुरलिज्म। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल रियरिंग टुडे इज प्रैक्टिस्ड आइदर एट सबसिस्टेंस और एट द कमर्शियल लेवल। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करना है। एंड सबसिस्टेंस का मतलब होता है हम केवल अपना गुजर बसर करना चाहते हैं। ठीक है, सो डू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। सो ये जो पैस्चुरलिज्म है, ये जो पशुपालन है, ये भी डिफरेंट वेज में प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें हमें 2 मेजर प्रैक्टिसेस बता रखी हैं, लाइक नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। सो देखो नोमैडिक हर्डिंग की अगर हम बात करें तो इसमें नोमैडिक का मतलब ये हो जाता है ऐसे लोग जिनका कोई परमानेंट घर नहीं है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, एंड जब ऐसे लोग पशुपालन करते हैं, जानवरों को पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है नोमैडिक हर्डिंग। अब ये जो हर्डर्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं जिन्होंने पशु पाल रखे हैं, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अपने जानवरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, अपने खाने, रहने, ट्रांसपोर्टेशन या जो भी कुछ उनका खर्चा होता है, हर चीज़ के लिए वो अपने जानवरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसी के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली आपकी बुक में गिवन है किस रीजन में किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड, जैसे कि ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले रीजन में जो है कैटल रियरिंग करी जाती है, सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में शीप, गोट और कैमल्स को रियर किया जाता है। माउंटेनस एरिया देखें अगर हम तिब्बत और एंडिस के, तो यहाँ पर याक और लमाज देखने को मिलेंगे। एंड आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज में रेंडीर को डोमेस्टिकेट किया जाता है। ओके,
सो दिस वॉज अबाउट नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में ही एक और टर्म का मीनिंग बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए, दैट इज ट्रांस ह्यूमन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो नोमैड्स होते हैं वो उनका कोई परमानेंट घर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। अब उनके पास में अगर जानवर हैं तो वो उनको भी साथ में लेके चलेंगे, ऑफकोर्स वो कहीं छोड़ तो देंगे नहीं, है ना। तो ये जो मूवमेंट होता है लोगों का अपने जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह, इस मूवमेंट को, इस माइग्रेशन को ही ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। अब ये मूवमेंट होता क्यों है, तो जानवरों को खाना देना है, जानवरों को पानी देना है। तो जहाँ पर भी इन लोगों को दिखता है कि भाई पानी अवेलेबल है, ग्रास अवेलेबल है, पेस्चर्स अवेलेबल हैं, वहीं पर वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन है इस प्रैक्टिस को ही ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स की डेफिनेशन यू आर सपोज टू लर्न। ओके, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पेस्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पेस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज ट्रांस ह्यूमन्स। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कमर्शियल मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है, हाई लेवल ये बिजनेस होता है। लाइव स्टॉक रियरिंग यानी कि पशुपालन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म किया जाता है, ऐसा नहीं हमने 2-4 जानवर ले लिए और इधर से उधर घूम रहे हैं मज़े में, है ना, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसको बेटर वे में परफॉर्म भी करना होगा। कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। इंपॉर्टेंट एनिमल्स हो जाएंगे शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। Products such as meat, wool, hides and skin are processed and exported to world market. इन जानवरों से हमें क्या मिल रहा है, हमें मीट मिल रही है, वूल मिल रहा है, हाइड्स मिल रहे हैं, स्किन मिल रही है, साथ में मिल्क एनिमल्स हैं तो मिल्क मिल रहा है। इन चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है और मार्केट्स में भेज दिया जाता है। ओके, रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, जहाँ पर मेन फोकस होता है ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे, डिजीज कंट्रोल पे एंड साथ ही हेल्थ केयर करी जाती है एनिमल्स की। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है, ये कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है, ये मेजरली कहाँ प्रैक्टिस करी जाती है, तो कुछ रीजन्स में आ जाएंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूएसए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती, फार्मिंग, है ना, इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब हम इन डिटेल एक एक टॉपिक को नहीं लिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, जो हमें लर्न होनी ही चाहिए, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर समराइजिंग द चैप्टर। ठीक है, तो डोंट से कि ये चीज़ स्किप हो गई, वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट। यार एग्रीकल्चर क्या होता है पता है ना आपको, खेती, फार्मिंग, इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे जो मेजर टाइप्स हमको दे रखे हैं, जिनमें सबसे पहले मैं बता रखा है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। देन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में भी 2 टाइप की एग्रीकल्चर बताई गई हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड द सेकेंड वन इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की हम अगर बात करें, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ गया तो आई होप एवरीबडी नोज द आंसर, बिकॉज ज्योग्राफी में हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ना, क्या होता है, आप लोग बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन इफ यू कैन आंसर। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है, इन ट्रॉपिक्स स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एश इज एड टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसी को हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो पैचेस हैं, जो ज़मीन है बहुत ही छोटी सी होती है, कल्टीवेशन भी बहुत ही छोटे छोटे टूल्स से किया जाता है, ऐसा नहीं हम भारी भारी मशीन्स लेके आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो है स्टिक्स और होइस का यूज़ किया जाता है टू डू द फार्मिंग। ओके, अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, जैसे कि मेजरली हम देखेंगे झूमिंग इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया की। ठीक है, मिल्पा बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में। देन लदांग नाम से ये जाना जाता है इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। देन सेकेंडली हम बात करेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की। तो ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगी इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। एंड ये भी 2 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहला हो जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, यानी कि राइस का कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मशीनरी बहुत कम यूज़ करी जाती है, लिमिटेड यूज़ करी जाती है एंड ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर का काम है वो मैनुअल लेबर से किया जाता है, यानी कि लोग करते हैं, मैन पावर यूज़ होती है। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ किया जाता है, बिकॉज एग्रीकल्चर तो अभी भी सबसिस्टेंस ही है ना, हम केवल अपने ही गुजारा के लिए कर रहे हैं ना खेती, ऐसा तो है नहीं कमर्शियल लेवल पे आ गई है ना। तो डू रिमेंबर दिस। देन सेकेंड टाइप हो जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स
अदर देन पैडी। पहला टाइप है पैडी एंड बची हुई क्रॉप्स आ जाती हैं दूसरे टाइप में, है ना। तो मेजर क्रॉप्स कौन सी हो जाएंगी? वीट, सोयाबीन, बार्ले एंड सोरगम आर ग्रोन इन नदर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान। इंडिया की बात करें तो वीट को ग्रो किया जाता है इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड मिलेट्स को ग्रो किया जाता है इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, आई हैव ट्राइड स्पेसिफिकली सभी पॉइंट्स को मैं इंक्लूड करूँ, मैंने ज़्यादातर कोशिश यही करी है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, तो नोट्स शॉर्ट हैं बट इससे ज़्यादा शॉर्ट मेरे से हुए नहीं, बिकॉज अगर हम इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो इट इज़ लाइक स्किपिंग द चैप्टर। ठीक है, सो इस टाइप के एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियंस के द्वारा। ठीक है, जिसमें मेजर क्रॉप्स हो जाती हैं टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। मेजर कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लार्ज ई स्टेट्स होते हैं। ई स्टेट्स यानी कि बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं। ठीक है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है बिकॉज अब यहाँ पर जो है हम बिजनेस कर रहे हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक कमर्शियल एक्टिविटी है। मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बेटर प्रिपेयर्ड होके इस टाइप के एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है, एक ही क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा चाहिए रहता है भाई, जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक भी तो पहुंचाना है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नीड टू बी गुड। इसके अलावा एक चीज़ आपको बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बिकॉज मैंने देखी है कई बार एमसीक्यू में ये चीज़ें आई हैं। तो डू रिमेंबर किस कंट्री ने किस कंट्री में किस टाइप के प्लांटेशन एग्रीकल्चर को स्टैब्लिश किया। ठीक है, हेयर आई हैव रिटन फ्रेंच ने कोकोआ एंड कॉफ़ी को स्टैब्लिश किया था वेस्ट अफ्रीका में। ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो इन्होंने टी गार्डन्स लगाए इंडिया एंड श्रीलंका में। रबर प्लांटेशन किया मलेशिया में एंड शुगर केन एंड बनाना को कल्टीवेट किया वेस्ट इंडीज़ में। देन स्पेनिश और अमेरिकन्स की बात करें, इन्होंने कोकोनट एंड शुगर केन को जो है कल्टीवेट किया इन फिलीपींस। डच की बात करें तो इट हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन इन इंडोनेशिया। ठीक है, एंड कॉफ़ी फजेंडाज इन ब्राज़ील बाय यूरोपियन। कुछ कॉफ़ी फजेंडाज जो है ब्राज़ील में वो आज भी यूरोपियंस के द्वारा मैनेज करे जाते हैं। फजेंडाज क्या है? फजेंडाज कुछ नहीं है, फजेंडाज का मतलब भी होता है बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े ई स्टेट्स, बड़े बड़े फार्म। ओके, सो दिस वॉज अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो जाती है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, है ना, ज़्यादा मात्रा में। कमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस पर्पस से। एंड ग्रेन कल्टीवेशन यानी कि अनाजों की खेती, है ना। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि बड़े अमाउंट में, बड़े पैमाने पे जब कल्टीवेशन किया जाता है ग्रेन्स का तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, जिसमें मेजर क्रॉप होती है वीट। इसके अलावा भी कई सारी क्रॉप्स आ जाएंगी जैसे कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई। ओके, लेकिन वीट जो है एक प्रिंसिपल क्रॉप है, मेजर क्रॉप है। यहाँ पर क्या होता है, साइज जो फार्म का है, खेत जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं बिकॉज यहाँ पर अब हमें बिजनेस करना, थोड़ा बहुत प्रोड्यूस नहीं करना, हमें बहुत सारा प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए खेत भी बड़े चाहिए, फार्म भी बड़े चाहिए। जितना भी काम होता है प्लगिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सब कुछ मशीन से किया जाता है, मैकेनाइज्ड होता है बिकॉज बहुत यूज फार्म्स होते हैं, वहाँ पर लोग कहाँ तक कैसे काम करेंगे, है ना, वहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपीज, द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, द वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, द ऑस्ट्रेलियन डॉन्स एंड द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास में मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग की मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर हम खेती भी कर रहे हैं और यहाँ पर हम पशुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमें मेजरली देखने को मिलेगा हाईली डेवलप्ड पार्ट्स में लाइक नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। जो फार्म है, जो खेत हैं, वो मॉडरेट साइज के होते हैं। क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगी वीट, बार्ले, ओट्स, राय, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मिक्स्ड फार्मिंग का। ठीक है, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग जो है यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है खेतों की, मिट्टी की फर्टिलिटी बनाए रखने में। ठीक है, इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज हमें पैसा दोनों से ही कमाना है तो हम ध्यान भी दोनों पे ही इक्वली देंगे। ठीक है, एनिमल्स कौन से रियर करे जाते हैं तो कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री। ठीक, देन नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, मिल्च एनिमल्स को रियर किया जाता है। मिल्च एनिमल्स यानी कि वो जानवर जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाईली कैपिटल इंटेंसिव क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है भाई, जानवरों को रखना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, है ना, उनके स्टोरेज फैसिलिटीज़, उनके लिए जो खाना वगैरह होता है
उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज़, साथ में बहुत सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं, जैसे डिजीज़ वगैरह ना हो, हेल्थ केयर देखा जाता है, तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज। हाईली लेबर इंटेंसिव बिकॉज भाई काम तो बहुत सारा हो जाता है ना, लेबर इंटेंसिव है। प्रैक्टिस्ड नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, क्योंकि उसमें हमें फ्रेश मार्केट मिल जाता है। ठीक है, 3 मेन रीजन्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रीजन है डेयरी फार्मिंग का नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकेंड हो जाएगा कनाडा एंड थर्ड हो जाएगा साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। ठीक है, तो ये 3 मेजर रीजन्स हैं डेयरी फार्मिंग के। देन आता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो ये एक कमर्शियल टाइप का एग्रीकल्चर है जिसको प्रैक्टिस किया जाता है मेडिटेरियन सी के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है मेजर रोल होता है सिट्रस फ्रूट्स का विच आर वन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ठीक है, विटिकल्चर और ग्रेप कल्टिवेशन इज द स्पेशलिटी। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की स्पेशलिटी क्या है? ग्रेप कल्टिवेशन। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेप कल्टीवेशन हो रहा है तो जो भी चीज़ें ग्रेप से बनती हैं वो सब यहाँ पर बन जाती हैं। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स आर प्रोड्यूस्ड, ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करेंट्स। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स एंड फिग्स। देन नेक्स्ट वन इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो इसमें क्या होता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर द अर्बन मार्केट। यहाँ पर लेबर और कैपिटल दोनों ही चीज़ें काफ़ी लगती हैं। ठीक है, it lays emphasis on the use of irrigation, HYV seeds, fertilizers, insecticides, greenhouses, artificial heating in colder regions। यानी कि जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं सब लगाई जाती हैं इसमें। ठीक है, और ये कहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड है? तो इट इज़ डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड द मेडिटेरियन रीजन्स। ठीक है, इसके अलावा नीदरलैंड्स की स्पेशलिटी है ग्रोइंग फ्लावर्स, जिसमें भी स्पेशली जो है ट्यूलिप्स को कल्टीवेट किया जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि कुछ फार्मर्स मिलके क्या करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं लेट्स से, एंड उनके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब पूल कर लेते हैं, सब एक साथ ले आते हैं। अब उन रिसोर्सेज से मिलके वो सभी फार्मर्स एक साथ जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, इससे उनका प्रॉफिट हो जाता है। भाई किसी के पास कोई मशीन नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे की मशीन यूज़ कर ले रहा है, क्योंकि हमने जो है अपने रिसोर्सेज को पूल कर लिया। अब इन रिसोर्सेज को हर कोई उस ग्रुप में यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इससे होता ये है कि हमें और बेटर प्रोड्यूस मिल पाता है। इस मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था 1 सेंचुरी अगो एंड ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। एंड डेनमार्क में तो ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है कि वहाँ पर अगर हम आज प्रैक्टिकली देखें हर एक फार्मर कोऑपरेटिव का मेंबर है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है? जस्ट डिफाइन मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइनिंग। ठीक है, तो एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स का यूज़ केवल टूल्स, यूटेंसिल्स और वेपन्स बनाने तक था, और उन्हें क्या काम था, उन्हें कोई मशीन थोड़ी ना बनानी थी, है ना। लेकिन माइनिंग का जो असली डेवलपमेंट है, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, तो 2 फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे द साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अकरेंस। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाता है डिमांड फॉर मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड, कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। देन मेथड्स ऑफ माइनिंग की बात करें तो 2 तरीके हैं माइनिंग के। नंबर फर्स्ट है सरफेस एंड दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग जो है इसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, और ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। ओवरहेड कॉस्ट भी बहुत ही कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड माइनिंग, एंड जो आउटपुट है वो बहुत सारा भी मिल जाता है एंड बहुत जल्दी भी मिल जाता है, लार्ज एंड रैपिड। वहीं पर अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें तो जब कोई मिनरल हमें बहुत ज़्यादा गहराई में मिलता है तो अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें स्पेशली डिज़ाइंड लिफ्ट, ड्रिल, हॉलेज व्हीकल, वेंटिलेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी के लिए। ठीक है, मेथड रिस्की होता है बिकॉज वी नेवर नो अंदर से कोई गैस निकल रहा है, कोई डेंजरस गैस निकल रहा है,
तो एक्सीडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स लीड टू फैटल एक्सीडेंट्स। इसके अलावा सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर 50% ऑफ द अर्निंग फ्रॉम मिनरल्स अलोन, विच मीन्स कि मिनरल्स से जो है काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट करी जा रही है, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है, सो यस, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड यस, आई गेस इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो। आई हैव ट्राइड कि कम से कम टाइम में हम पूरे के पूरे चैप्टर को सम अप कर लें, बट चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो आई कांट हेल्प। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जाना नहीं